केमिस्ट्री ध्यान दीजिएगा। टॉपिक जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब एसिड एंड बेस केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो आप ध्यान देंगे ये किस टॉपिक का, एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड साल्ट के चैप्टर से ये केमिकल अब हम लोग पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर ये 4 है, ध्यान में रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आप मतलब ये है ना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, ठीक ना। अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात धातुओं की अभिक्रिया करने पर, तो ये जो होता है अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, सबसे पहला टॉपिक मेरा बनता है कि धातुओं से अभिक्रिया करने पर। तो पहला क्या, धातु से अभिक्रिया करने पर, ठीक है। मतलब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल, ठीक ना। रिएक्शन ऑफ, लिखिए यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल के साथ, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ भी विथ को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा पहला, इसमें पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर ये एसिड के ले लेते हैं मेटल अभिक्रिया। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये एसिड का अभिक्रिया किसके साथ, मेटल के साथ, ठीक है। और फिर यहाँ पर बेस के साथ अभिक्रिया मेटल का, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। मतलब अगर हम एसिड ले लेंगे अब मेटल के साथ या फिर बेस ले लेंगे मेटल के साथ तो क्या बनेगा, ये चीज़ आपको समझना है। तो पहला टॉपिक यहाँ पर क्या है अभिक्रिया रिएक्शन में, एक सेकेंड सॉरी, हाँ। तो यहाँ देखेंगे कि मान लीजिए अगर हम एसिड की अभिक्रिया मेटल के साथ करते हैं तो हमको साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हम इसको हम अगले स्टेप में बता देंगे, नीचे यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि जब एसिड होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख रहा है HCl, एसिड हो गया। और फिर जब हम इसका अभिक्रिया जिंक के साथ कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा जिंक HCl2, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे H भी 2 बार है, क्लोरीन भी 2 बार है, और यहाँ पर जिन अकेले है Zn जिंक, तो अकेले होने के नाते इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको 2 बार बनाने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि इसी प्रकार जब हम बेस का, ये मेरा अभिक्रिया किसका था, इसका एसिड के साथ मेटल में था, और जब हम बेस के साथ मेटल का अभिक्रिया करेंगे, मतलब बेस के साथ मेटल का, तो क्या बनेगा। तो बेस मान लीजिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ NaOH, क्या है NaOH बेस है, फिर प्लस मेटल मान लीजिए मैं जिंक ही ले लेता हूँ, तो यहाँ मेरा बन जाएगा सोडियम जिंकेट, यानी Na, याद कर लीजिएगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। क्या है ये, सोडियम, ये सब का मैं पहले से मतलब बता चुका हूँ, आप वहाँ देख लीजिएगा अगर आपको समस्या हो रही हो तो। ये भी नया शब्द आया इसीलिए मैं बता रहा हूँ, सोडियम जिंकेट क्या आया है,
सोडियम जिंकेट, ठीक है, सॉरी लिख नहीं रहा है, मैं मिस्टेक कर दिया। सोडियम जिंकेट यानी यहाँ पर रखेगा, ये आपका बेस हो गया, मतलब ये बेस हो गया NaOH। अब मेटल के साथ अब क्रिया कर दिया जिंक के साथ, तो ये बन जाएगा सोडियम जिंकेट। क्या है? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है। और फिर प्लस में क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये प्लस में बन जाएगा आपका ये हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। यानी ये भी हमारा साल्ट का काम करेगा, फिर प्लस हाइड्रोजन। यानी इस हिसाब से ऐसे समझिए कि अगर हम बेस के साथ मेटल का क्रिया कर देंगे तो भी हमारा क्या बन जाएगा? साल्ट, और इसके बाद हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये आपका गैस हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि कुछ बातें आप समझ रहे हैं। हाइड्रोजन का रिलीज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का रिलीज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, चलिए हाइड्रोजन, एक सेकंड, हाँ, हाइड्रोजन, मैं उम्मीद करता हूँ देख पा रहे होंगे। हाइड्रोजन गैस रिलीज, ठीक है, रिलीज हो रहा है। कैन बी टेस्टेड बाई ब्रिंग करके है, फिर बर्निंग कैंडल। अभी आप देखिएगा, बर्निंग कैंडल, अभी आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। ये CANDLE कैंडल मतलब होता है वो क्या कहते हैं? मोमबत्ती। नियर गैस बबल इट, ठीक है, गैस इट फ्रिस्ट विथ पंप साउंड, मतलब पॉप साउंड। अच्छा, हम फ्रिस्ट करके अब जो है मतलब उत्पन्न हो जाना, ठीक है ना, पंप साउंड, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो गैस है इसका टेस्ट करने के लिए हम जलती हुई मोमबत्ती के पास, मान लीजिए यहाँ पर कोई मोमबत्ती जलेगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई मोमबत्ती जलेगा और हम इसी के पास, हम इसे पास में लेके जाएंगे ईंधन को परखने के दौरान, तो इसमें बबल उत्पन्न होने लगेगा, मतलब इसमें बबल बनने लगेगा और इसमें आवाज़ आने लगेगा, फों करके आवाज़ में पंप साउंड भी टेस्ट करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये कभी कभी कहता है कि पंप मतलब साउंड टेस्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे कि हाइड्रोजन की उपस्थिति चेक करने के लिए पंप साउंड टेस्ट करते हैं, ठीक है, पंप साउंड। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ये पंप साउंड होता है हाइड्रोजन का टेस्ट करने के लिए कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर बन रहा है कि नहीं। वैसे भी हाइड्रोजन हमें दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्ट करने के लिए ब्रिंग, मतलब हम उसे ले जाएंगे, बर्निंग कहाँ पर? कैंडल, मतलब मोमबत्ती के पास लेके जाएंगे, नियर नीचे नज़दीक ले जाएंगे, तो गैस बबल के साथ हो जाएगा। गैस जो बबल करने लगेगा, उसके बाद बर्निंग हो जाए शुरू हो जाएगा, पंप साउंड, मतलब ये पंप जैसी आवाज़ आने लगेगा, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम इसी बात को हम हिंदी में लिख के समझाने जा रहे हैं, ठीक है। आते हैं टॉपिक पर। क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया, मैंने अभी जस्ट इससे पहले समझाया है कि अगर हम धातु क्षार ले लेते हैं, यहाँ पर धातु पहले ले लेते हैं, धातु का अभिक्रिया जब हम क्षारक के साथ करते हैं तो यहाँ पर हमको भी लवण और प्लस हाइड्रोजन मिल जाएगा। और ये हाइड्रोजन का टेस्ट करने के लिए हम एक पंप टेस्ट करते, क्या करते हैं? पंप टेस्ट। आप इसको लिख सकते हैं, पंप टेस्ट। तो अभी हम इसको समझाएंगे पंप टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि धातु मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं जिंक, ठीक है, और क्षार के मान लीजिए ले लेते हैं, यहाँ पर क्षार के मान लीजिए ले लेते हैं NaOH। क्या ले लेते हैं? NaOH। तो यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन जो
आपका जो गैस है यहाँ पर बाहर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या बचता है, Na2 ZnO2, इसे बोलेंगे सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट, या याद रखिएगा सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट। तो ये जो पंप टेस्ट एक होता है जिससे हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाता है, और हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है कि नहीं, वैसे दिखाई थोड़ी ना देगा ये। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट करेंगे कि पंप टेस्ट उसका नाम है। क्या नाम है, पंप टेस्ट। हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर पंप टेस्ट। मैं पिछली में बातें बता चुका हूँ इंग्लिश में, पंप टेस्ट, ठीक है। तो पंप टेस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से निहित मतलब भरी परखनली मतलब जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पंप की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति की दर्शाने के लिए की जाती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमेशा ही एग्जाम में आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर हम मेटल के साथ हम बेस और साल्ट का क्रिया करते हैं, एसिड का क्रिया करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो अब हमारे बात आती है कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने समझेंगे, यहाँ पर हिंदी में हेडिंग डालते हैं, बात को समझेंगे आगे। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट ठीक है ना, की अभिक्रिया यानी रिएक्शन। तो हम लोग समझेंगे इसका इंग्लिश में रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। बाई मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, के साथ विथ, यहाँ पर विथ लिख सकते हैं। तो यानी ये हमारा पूरा हेडिंग है, क्या हेडिंग है, पूरा,
कि जब हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करें या फिर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करें तो क्या बनेगा। तो सबसे पहली बात कि हम लोग इसको अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होता है और क्षारों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहला बात तो ये समझो कि इसका अभिक्रिया जो है ये क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। आप नोट में यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं नोट क्या है कि मेटल कार्बोनेट ये क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन सभी धातुओं को ले लेंगे तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसका होता क्या है ये धातु कार्बोनेट। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, जो आपका धातु कार्बोनेट लिखा है ना, मतलब मेटल कार्बोनेट। तो मेटल में मान लिया हमने ले लिया, एक उदाहरण में मान लिया मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट। तो मेटल मान लीजिए मैंने ले लिया Na, कार्बोनेट में मैंने ले लिया यहाँ पर Na2CO3। तो ये हमारा हो गया मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना। अगर इसी का हम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेंगे तो ये हमारा बीच में ये हमारा बाई हट करके यहाँ पर हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं मेटल बाई कार्बोनेट, यानी ये दोनों एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रहेगा, उसमें हाइड्रोजन रहेगा। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसका मतलब बाई होता है। क्या होता है? बाई। जैसे मैंने यहाँ पर बता रखा हुआ बाई। तो इसका मतलब ये इसको क्या बोलेंगे आप? Na। तो ये 2 हट जाएगा तो ये H बन जाएगा, फिर CO3। यही होता है, ये आपका बाई कार्बोनेट का है। तो इन दोनों के साथ अभिक्रिया, अब देखेंगे ये बाई कार्बोनेट हो गया। अब ये दोनों जो है ना ये क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन किसके साथ अभिक्रिया करेगा? केवल ये अम्ल के साथ, यानी इसका मतलब एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा। तो अगर आप इन दोनों को अगर आप क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हम डायरेक्ट बता चुका हूँ कि कोई अभिक्रिया नहीं होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, हम नहीं आए आपको समझना, आपको याद करना पड़ेगा भाई। अगर आप याद नहीं करेंगे तो अभिक्रिया करने लगेंगे और पता चला कि होगा कि अभिक्रिया होगा नहीं करेगा, तब दिक्कत आ जाएगी। तो ठीक है, तो अब हम आगे समझते हैं कि अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है। आइए कंसेप्ट पर। तो रिएक्शन विथ एसिड मतलब बाई मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट में क्या रहेगा? मान लीजिए हम यहाँ पर मेटल कार्बोनेट में ले लेते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्या ले लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का अभिक्रिया हम कर देते हैं HCl के साथ। तो ये आपको ध्यान देना होगा, ये आपका बन जाएगा लवण। मतलब ये क्या बनता है? लवण। फिर प्लस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर प्लस वाटर मतलब जल बनता है। ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब लवण जो बनेगा आपका, ये आपका बन जाएगा NaCl, फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर प्लस ये आपका बन जाएगा H2O। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन जो है 2 बार है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 बार है। तो 2 का गुणा कर देंगे तो Cl भी 2 बार हो गया, तो यहाँ Cl 1 बार है। तो 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर Na 2 बार हो गया, यहाँ पर Na 2 बार पहले पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे CO 3 बार है, मतलब O 3 बार है, कार्बन 1 बार है। तो कार्बन 1 बार और O 2 बार और O 1 यहाँ है। इसका मतलब ये बैलेंस हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। तो ये आपको पता होगा क्या होगा, ये साल्ट बोलते हैं इसको लवण में। इसका मतलब इसी को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका वाटर है।
तो ठीक है, उसी प्रकार हम क्या समझेंगे कि बाई कार्बोनेट मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। अभी मैंने अब क्रिया बताया हुआ है यहाँ पर, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ये हमारा पहला श्रृंखला था, ये मेरा पहला है। और दूसरा क्या है यहाँ पर, ये बाई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें हाइड्रोजन वाली कार्बोनेट हम देखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, NaHCO3, ये हम लोग अब क्रिया इसके साथ करेंगे। किसके साथ, यहाँ पर ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है। अब इसका अब क्रिया हम करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ, ठीक है। तो मेरा क्या बनेगा, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे इस सब क्रिया को, यहाँ आपका बन जाएगा कि मान लीजिए हम ले लेते हैं Na, पहले आप ये समझिए कि क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हम शॉर्टकट लिख देते हैं कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्रिया जब हम एसिड के साथ करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा कि बेस में अधिकारी के रूप में क्या बन जाएगा, आपको ये बातें पता होना चाहिए। वही चीज़ें बनती हैं जो मैंने ऊपर बना रखा था, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल, यही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। इसका मतलब ये है, पेन ये ढूंढने में टाइम लग जा रहा है। हाँ, तो यहाँ हम समझेंगे कि यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अब क्रिया किसके साथ करेंगे, HCl के साथ। तो क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पर देखेंगे NaCl बन जाएगा, फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यहाँ पर ये जल बन जाएगा। तो ये देखेंगे यहाँ पर देखिए क्लोरीन यहाँ पर डबल था, सॉरी यहाँ पर सोडियम देखिए डबल था, तो इसीलिए यहाँ पर ये होने के नाते यहाँ पर 2 बैलेंस किया गया। लेकिन यहाँ पर देखिएगा सोडियम सिंगल होने के नाते यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं, खुद का ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। एक होता है, आपको ये बातें ध्यान देना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए, ये जैसे यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है। तो चूने के पानी का टेस्ट मतलब यही होता है, चूना का पानी कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी को हम टेस्ट करने के लिए हम उसे लाइम के साथ मतलब प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले हिंदी में कुछ बातें लिखते हैं, यहाँ पर आप नोट करिएगा अपने कॉपी पर, लिखिएगा चूने के पानी का टेस्ट, ठीक है। तो क्या होता है, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ही समझना है कि जब भी मान लीजिए हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्ट, ठीक है, बाई पासिंग मतलब प्रोवाइड करने पर, ठीक है ना, बाई पासिंग इट थ्रू, कहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्ट बाई पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर
मैंने ये बातें समझा चुका हूँ। लाइम वाटर मतलब क्या होता है? चूना का पानी, चूना की पानी। ये मैंने समझा दिया पिछली वीडियो में लाइम वाटर क्या होता है या फिर लाइम क्या होता है। लाइम स्टोन के बारे में बताया था। तो लाइम स्टोन हो चाहे लाइम पानी हो, वो की मतलब है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्या कि अगर हम लोग इसको पानी के साथ अब क्रिया करा देंगे, इसकी क्या बन जाएगा? तो ये दूधिया बन जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? ये कार्बन, मतलब ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलेंगे दूधिया पानी को। फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मिल करके तुरंत बन जाएगा CaCO3, फिर प्लस जल। और यही जो कह रहा है दूध, पानी जो है दूधिया हो जाएगा, मतलब यही हो जा रहा है पानी दूधिया, ठीक है ना। इसी के कारण इसी को बोलेंगे टर्न मिल्की। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइम वाटर, लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या बोलेंगे? टर्न मिल्की, ठीक ना। क्या हो जाएगा? मिल्की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो अब हम लोग समझेंगे कि क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब क्रिया। ऐसे ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आपको कहीं से भी समझ में नहीं आया हो तो आप मैसेज में कमेंट कर सकते हैं। और एक बात और भी है कि ये जो है मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों बता रखा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। और एक एक बात को मैं सब बातें में बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं की भी दिक्कत है ज़रूर आप बताएं। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा भी लगा हो, समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के पास शेयर भी करें। थैंक यू।